नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय कुमार। इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपका जो पेपर है, ठीक है, सेकंड पेपर डीएलएड का, उसका अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम आपके अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्नों की। तो जिसमें पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपको इसका आंसर देना है और नहीं देना तो बस सुनते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पहले प्रश्न में बोला है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। वहीं आपको बताना है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत हम बाल श्रम पीड़ितों की पहचान करते हैं और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा देते हैं और उनको पुनर्वासित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 3 का आंसर, जनसाला कार्यक्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना, जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार का और संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संघ, इनके मिलकर चलाए जाने वाला एक प्रोग्राम है यानी कार्यक्रम है। और आपको ध्यान रखना है जो समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कार्यक्रम पर जोर देता है। अर्थात जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाए जाने वाले एक संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया और ये समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना के लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। वहीं बात करते हैं हम आपके, वहीं इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि हम बात करेंगे न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो पूछा जाता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना, न्यूनतम अधिगम, ठीक है, स्तर, आपको ध्यान रखना, मूलतः एक ऐसा उपागम होता है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूनतम सीमा रखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 5 का आंसर, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ बताना है आपको। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही बालक जब विद्यालय छोड़ देता है और तो उसे अपव्ययन कहते हैं। जबकि अवरोधन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अपव्ययन में आपको ध्यान रखना है, अवरोधन में आपको ध्यान रखना है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना, उसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद की। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद की बात करें तो प्राच्य पाश्चात्य समर्थक भारतीय भाषाओं और साहित्यों को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षक समर्थक जो थे वो आधुनिक पाश्चात्य जो अध्ययन थे उनका प्रोत्साहन करते थे। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे समर्थक थे जो भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो भाषा है उसका समर्थन करते थे, उन्हें प्राच्य कहा जाता था। जबकि जो अंग्रेजियत यानी बोल सकते हो जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी अंग्रेजों की जो शिक्षा है जो उसका सपोर्ट करते थे उन्हें पाश्चात्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बीईपी क्या है ये आपको बताना है। तो बीईपी क्या है, तो बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किए जाते हैं। तो बीईपी क्यों तैयार की जाती हैं, जैसे कि साक्षर शिक्षकों, मतलब बोल सकते हैं जो बच्चों की जो समस्या आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, वहीं बोर्ड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोर्ड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उच्च शिक्षा की बात करता है जो कि जिसका माध्यम ये बताता है कि अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ देसी भाषा के विकास को भी महत्व देता है, ये आपको ध्यान रखना है बोर्ड घोषणा पत्र पर। ठीक है, ब्रिज कोर्स क्या था ये आपको बताना है। तो ब्रिज कोर्स एक ऐसा कार्यक्रम था जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला कार्यक्रम था। वहीं हम बात करें आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक शिक्षा से क्या आशय है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका प्राथमिक शिक्षा से क्या आशय है आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। और ये भारतीय अनुच्छेद किसके तहत की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 21(a) के तहत की जाएगी। वहीं आपको ध्यान रखना है शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो आपको ध्यान रखना है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये मैकाले के द्वारा दिया गया था।
ठीक है। तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें, अर्थात ये चाहते थे कि उच्च वर्ग को हम शिक्षा देंगे और कालांतर में वो उच्च वर्ग शिक्षित जब हो जाएगा तो वो निम्न वर्ग को अपने आप शिक्षित कर देगा, ठीक है, ऐसा मैकाले का मानना था। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत और नीति बना सकें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिद्धांत और नीति बनाने का इसका उद्देश्य था। वहीं बात करेंगे हम DPEP परियोजना के कार्य लिखने हैं आपको। तो DPEP परियोजना के कार्य आपको ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना। वहीं आपको ध्यान रखना है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम बताना है आपको। पी मोस्ट जो कार्यक्रम है इसका आपको पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो आपको इसके फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इसे पीमोस्ट कहा जाता था। विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है, विद्यालय उन्मुखी का मतलब है कि ऐसे कार्यक्रम जिनसे विद्यालय की ओर बच्चे आकर्षित हों, अर्थात विद्यालय में नामांकन बढ़े, ठीक है, विद्यालयों में ठहराव बढ़े, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, वो विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम कहलाते हैं, अर्थात विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा आपको ध्यान रखना है बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है। और वहीं आपको ध्यान रखना है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आप एक बार आपको चेक कर लेना है कि ग्राम प्रधान होता है या प्रधान अध्यापक होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बता भी दिया जाएगा। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना कि ग्राम जो शिक्षा समिति होती है इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है, ठीक है। ये और ये आपको ये भी बताना है इसमें अभिभावकों की संख्या कितनी होती है और उसमें महिला अभिभावक कम से कम कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो BRC का पूरा नाम बताना है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। डाइट का पूरा नाम बताना है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। NPRC का पूरा नाम बताना है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। तो ये कुछ आपको महत्वपूर्ण नाम है जो आपको बताना चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे पेज नंबर आपके 20 की। तो पेज नंबर अगर 20 की बात करें तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो आपको ध्यान रखना प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से, ठीक है। 1992 की जो शिक्षा नीति थी जो संशोधित थी 1986 का रूप, ठीक है, 1986 की जो समिति थी यानी 1986 की जो शिक्षा नीति थी, ठीक है, उसका संशोधित रूप था, ठीक है। आपको ध्यान 1992 की शिक्षा नीति जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। इस पर समिति का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1992 में। यही, ठीक है, बोझ का सिद्धांत देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि यानी जो बालक हैं उन पर बोझ को कम किया जाए। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1993 में। 1992 में बनती है ये समिति और 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो रिटायर्ड IAS अधिकारी होता है वो न्यूपा का अध्यक्ष होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अनुच्छेद जो 51 का है तो ये आपको बताना चाहिए कि ये क्या है, हमारे भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं आपको बताना है। तो ये मौलिक कर्तव्यों से है और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। हंटर आयोग के 2 कार्य बताने हैं आपको। तो हंटर आयोग ने आपको ध्यान रखना प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए थे। मतलब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया और बताया कि इसमें भी हमें सुझाव, ठीक है, इसमें इन्होंने सुझाव क्या दिए, इसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, और इनके विकास की आवश्यकता है। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपके स्थानीय जो निकाय हैं उनके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, इसका ये सुझाव देते हैं।
वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 26 की राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से, ठीक है, अभिकरण हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक तो ध्यान रखना है NCERT, दूसरा आपको NCERT की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में, दूसरा आपको ध्यान रखना है UGC, और तीसरा आपको ध्यान रखना है AICTE, फिर आपको ध्यान रखना है NCTE, ठीक है। इसके साथ साथ ढेर सारी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन से संबंधित है, जो कि आपके, ठीक है, नेशनल हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे, तो आपको ध्यान रखना है। ये कर्जन ने क्या करा था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 1901 में, ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन भी करता है, और ये प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार करता है उसकी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है। पहला, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किए जाएँ। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसने क्या सुधार किया था, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए, और इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं पृष्ठ नंबर 3 की अगर बात करें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुझाव जो तीसरा दिया था या सुधार जो तीसरा किया था वो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए, ठीक है, और इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए और इसमें अंग्रेजी को स्थान ना दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रारंभ किया जाए, ठीक है। तो किंडरगार्टन प्रणाली जो है किसके द्वारा आती है, आपको ध्यान रखना है, इसका सुझाव किसने दिया था, कर्जन ने दिया था। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी वर्ष 1992 की जो शिक्षा नीति आती है, यानी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट यानी, ठीक है, मॉडिफाइड जो शिक्षा नीति आती है किसकी, 1986 की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी प्रोग्राम को ठीक है प्रस्तुत किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा को, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्ष 1976 में रखा गया था। और समवर्ती सूची बोले तो ऐसे, ठीक है, सूची जिसमें राज्य और, ठीक है, केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं, अर्थात ये ऐसा विषय कर दिया जिसमें राज्य चाहे तो राज्य कानून बना सकती है और केंद्र चाहे तो केंद्र बना सकती है, और चाहे तो ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्यों को सम्मिलित रूप से समन्वित प्रयासों से शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्कूल चलो जो अभियान है ये आपको ध्यान रखना है जुलाई 1996 में प्रारंभ हुआ था स्कूल चलो अभियान। ये कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को विद्यालय के लिए आकर्षित करने के लिए चलाया गया था, यानी विद्यालय के लिए, ठीक है, आकर्षित हो, यानी उनका नामांकन बढ़े, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था जिसका लोगो वाक्य था, आपको ध्यान रखना है, स्कूल चलो अभियान, ठीक है, स्कूल चलो अभियान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें हम आपके राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ये आपको ध्यान रखना, घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था, ठीक है। जो बच्चे घातक उद्योगों में लगे हैं, हानिकारक खतरनाक उद्योगों में लगे हैं, उनको उससे मुक्त कराना था, ठीक है, उनको उनसे मुक्ति दिलानी थी। तो बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ठीक है। तो 2010 तक इनको मुक्ति दिलानी थी। वहीं बात करें पेज नंबर 33 की, तो CTE आपको ध्यान रखना है, CTE, ठीक है, CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है, तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को। तो आपको ध्यान रखना है किस स्तरों को, किस स्तर के शिक्षक होने चाहिए इसमें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है। तो इस तरह के शिक्षकों को ये क्या करता है, तैयार करता है। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई थी, तो 2 प्रकार के बोझ आपको ध्यान रखना है।
दो प्रकार के बोझ होने की बात की गई थी। तो पहला आपको भौतिक ध्यान रखना है और दूसरा आपको ध्यान रखना है मानसिक, ठीक है। तो दो तरह के बोझ बताए थे। वहीं बात करें न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। RTE का पूरा नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन आपको ध्यान रखना है वर्ष 1882 में किया गया था। तो वर्ष 1882 में आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण नाम विलियम हंटर, तो इस आयोग को विलियम हंटर आयोग भी कहते हैं, हंटर आयोग भी कहते हैं। उस पर आपको ध्यान रखना गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ध्यान रखना 1880 में कौन बनता है, रिपन, ठीक है। तो ये स्वीकृति देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग आता है आपका 14 जुलाई 1900, ठीक है, 64 को। तो आपको ध्यान रखना है 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग आता है। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, या बोल सकते हैं श्री दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों तरह की सरकारों को, अर्थात राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों तरह की सरकार समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है 42वां जो संविधान संशोधन होता है, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, इसमें भारत में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पंथ निरपेक्ष जो है, तो इसमें भारत का, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने की घोषणा मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 43 की। तो पाठशाला को बाघ, आपको ध्यान रखना है पाठशाला को बाघ कहा है, ठीक है। तो पाठशाला को बाघ, और वहीं आपको ध्यान रखना है शिशु को पौधा कहा है, तो शिशु को कहा है पौधा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शिशु को पौधा कहा है, जबकि शिक्षक को माली कहा गया है, ठीक है। तो शिक्षक को क्या कहा गया है, माली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पाठशाला बाघ, शिशु पौधा और शिक्षक माली। तो ये किसके कथन था, तो आपको ध्यान रखना है ये कथन था फ्रावेल का, ठीक है। तो फ्रावेल का ये कथन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता था, तो प्रयोजनवाद आपका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। वहीं प्रश्न प्रशिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सुकरात, ठीक है। तो सुकरात आपको ध्यान रखना है प्रश्न शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, भौतिकवाद के नियम से, ठीक है। तो प्रकृतिवाद या भौतिकवाद के नियम से जाना जाता है। फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था, तो आपको ध्यान रखना है फ्रावेल ने वर्ष 1939 में किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य शिक्षा संस्थान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर आपका आधुनिक प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी में, ठीक है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं हम बात करें आंग्ल शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंग्ल शिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में आपको ध्यान रखना है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, आंग्ल राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है। ये सब कहाँ पर आपके प्रयागराज में है। मनोविज्ञान भी आपका कहाँ पर है, मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तकनीकी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है आपका लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ क्या है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं बात करें सीमेट कहाँ पर है, सीमेट अगर पूछा है तो इलाहाबाद में है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी इलाहाबाद में है। और SCERT आपको ध्यान रखना है SCERT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं आपकी बात करें NCERT की फुल फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब की जाती है, 1961 में, जबकि इसकी स्थापना कब की जाती है, 1981 में। तो ये भी आपको बताना चाहिए। NCERT का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1981 में, ठीक है।
वहीं हम बात करें आपके पेज नंबर 60 की, तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 60 की बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, आपको ध्यान रखना इसका गठन किस वर्ष 1961 में मिड डे मील योजना को स्पष्ट करना है आपको। तो मिड डे मील योजना क्या है, तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, समाज के अत्यंत दुर्बल और अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल हो जाता हो, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। वहीं बात करें हम आपके, ठीक है, आपके NCTE की, तो NCTE की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय अध्यापक, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक क्या आपको ध्यान रखना है, और राष्ट्रीय अध्यापक, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी N बोले तो नेशनल, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, C बोले तो काउंसिल, और फिर T बोले तो टीचर, और E बोले तो आपका एजुकेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल, ठीक है, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो CMAT का पूरा नाम क्या है, तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। CMAT का गठन कब किया गया था, तो 1995 में। यह आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा है तो आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1995 में, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना। वहीं बात करें हम आपके, ठीक है, और स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, तो वर्ष 2004 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का गठन कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। वहीं हम बात करें आपके ECCE का पूरा नाम क्या है, तो अर्ली, आपको देखना है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो अर्ली चाइल्ड केयर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ECCE का अर्थ है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। वहीं DPEP का पूरा नाम क्या है, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी, आपको ध्यान रखना है इसका आरंभ कब हुआ था, वर्ष 1997 में। वर्ष 1997 में ये अस्तित्व में आता है DPEP के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या आपको बतानी है। तो प्रथम चरण में ये 50-60 जनपद को चयनित करते हैं, द्वितीय चरण में आपको ध्यान रखना है 22 जनपद, तृतीय चरण में, ठीक है, 32 जनपद को चयनित करते हैं। उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, आपको ध्यान रखना है जो प्रोग्राम है यानी परियोजना ये कब से प्रारंभ हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1993 से। भाई हम बात करें आपके पेज नंबर 75 की, तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 75 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी थी, 10 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि आपको ध्यान रखना है DPEP के प्रथम चरण में 50-60 थे, द्वितीय चरण में 22 और आपको तृतीय चरण में 32 ध्यान रखने। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या 10 ध्यान रखनी। संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियाँ की गई हैं, तो आपको ध्यान रखना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है OBC का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको ध्यान रखना है OB का पूरा नाम क्या है, ठीक है, OBC नहीं OB। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई, ये आपसे अगर पूछा है तो आपको ध्यान रखना है ये स्थापना किस वर्ष की जाती है, 5 मई 1988 को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना पोषाहार वितरण योजना कब प्रारंभ की जाती है, 15 अगस्त, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15 अगस्त आपको ध्यान रखना है 1995 में ये योजना प्रारंभ की जाती है। न्यूपा का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विद्यालय, ठीक है। तो न्यूपा का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं, ठीक है, प्रशासनिक विद्यालय। न्यूपा का प्रधान कौन होता है, निदेशक होता है। नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसका है, तो ये दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को दिया गया है, ठीक है। नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसके पास है, तो आपको ध्यान रखना है डाइट के पास है। DPEP का पूरा नाम क्या है, अगर ये आपसे पूछा है तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक, आपको ध्यान रखना है शिक्षा कार्यक्रम, ये DPEP का पूरा नाम है।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1994 में। वही बात करें आपके वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे, तो आपको ध्यान रखना है 22। तो 50 से 60 आपको ध्यान रखना प्रथम चरण में, तृतीय चरण में आपको ध्यान रखना 32, जबकि द्वितीय चरण में 22 थे। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है, तो इसकी बात करें तो मतलब कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह, तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। मतलब एक तरह का मतलब विद्यालय में एडमिशन से पहले एक तरह का बोल सकते हैं एडमिशन ले लिया जाता है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो विद्यालय के वातावरण को समझे, ठीक है, वहाँ के माहौल में ढल जाएँ। प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 88 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, यह आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें आपको देखो क्या ध्यान रखना है, संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 को चलाया गया था। इसमें राज्य कौन सा प्रथम आया था, केरल। सर्व शिक्षा अभियान आपको ध्यान रखना है, तो सर्व शिक्षा अभियान आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है, 2002 से। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये अभियान केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास है। भारत सरकार 65%, जबकि राज्य सरकार 35% सहभागिता रखती है। NPEGLEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है और उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। NPEGAL की अगर बात करें तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। आपको ध्यान रखना है स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया, तो जनपद स्तर पर आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी, तो 12% थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देनी चाहिए, 3 से 6 वर्ष साल की उम्र के बच्चों को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया, तो आपको ध्यान रखना है इस अस्तित्व पाठ्यचर्या का समर्थन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है। और आपको शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, तो लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर, ठीक है, स्तर, स्थान आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था, सभी को शिक्षा देना, जिसमें प्रथम राज्य आपका केरल आया था, 1988 में इसको शुरू किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के आधार पर और विद्यालय में बच्चों का ठहराव के लिए। राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं, तो निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों माध्यमों से सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता हो, ठीक है, शिक्षक के अंदर। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है, तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासन की कमजोर नीति बनाई गई है और आपको राजनीतिक कठिनाइयाँ आ जाती हैं और शिक्षकों का अभाव रहता है। वहीं हम बात करेंगे न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमोघ या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना आवश्यक है। जैसे मान लो कि नमन जो है कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा ये निश्चित किया गया है कि उसे कम से कम 33% अंक प्राप्त करना है,
ठीक है। और तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो ये योजना वर्ष 1989 में आपको ध्यान रखना है। तो महिला समाख्या योजना वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। महिला समाख्या आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करें आपके पृष्ठ नंबर 106 यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे DPEP कहते हैं। इसके 2 अधिकार बताने हैं आपको। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में छात्रों में ठहराव करना, ठीक है। DPEP का उद्देश्य प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना DPEP तो के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया? तो कुल 10 जनपदों को रखा गया। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर और पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पृष्ठ नंबर 108 की अगर बात करें तो अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताने हैं। नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। वुड का घोषणा पत्र 1854 की शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना और महिलाओं की शिक्षा पर बल देना, ठीक है। वहीं बात करें हम वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताने हैं आपको। तो वुड घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा पर जोर दिया गया था। घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया गया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे? तो आपको ध्यान रखना है इसके कुल 8 खंड थे। पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य बताने। शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता कराना और दुर्बल और अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो हंटर ने आपको ध्यान रखना धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, या आपको ध्यान रखना हंटर ने सुझाव दिया बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 144 की। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना 114 की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू होता है? तो उच्च वर्ग की शिक्षा में। नवीन शिक्षा नीति के दोष क्या हैं? तो डिजिटल लर्निंग पर फोकस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पूर्व स्नातक, ठीक है, कार्यक्रम। वहीं हम बात करें आपके पृष्ठ नंबर 118 की। आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बतानी। तो मातृभाषा को स्थान देना चाहिए और स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ठीक है। तो ये यशपाल समिति जो 1992 में आती है, ठीक है। किस शिक्षा नीति के संशोधन के बाद? 1986 के संशोधन के बाद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कारों को बताना है आपको। प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। वहीं आपका शोध और सर्वेक्षण और नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 को की गई थी। आपको ध्यान रखना है 17 अगस्त 1995 को। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर की गई थी? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। वहीं आपको ध्यान रखना है ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिज कोर्स ये एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाए। यानी यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया गया था। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता। तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको ध्यान रखना है योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई। 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो,
कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति जिनमें यथासंभव एक महिला हो। खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? अपव्यय का तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना। अवरोधन का तात्पर्य कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना संचालित करने की क्या उद्देश्य थे? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को की गई थी। हंटर कमीशन की विशेषता आपको बतानी है। तो हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था और उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के आपको बताना है क्या उद्देश्य है? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो आपको ध्यान रखना है ये योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो आपको ध्यान रखना है बाल विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की? 15 अगस्त 1995 को। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता बतानी। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। वहीं बालक शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं। ठीक है। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य। ठीक है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का पूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है। मैकाले ने बकवास की थी। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित हैं? हंटर कमीशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली आपको ध्यान रखना लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली। वहीं भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करना है आपको। तो आपको केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। वहीं प्रोफेसर यशपाल समिति का किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना था। वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई और तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। वहीं आपको ध्यान रखना बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है ये जो कॉलेज है 1781 में आपको ध्यान रखना मदरसा कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया था। और वहीं बनारस जो संस्कृत कॉलेज है ये 1791 में आपको ध्यान रखना जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया जाता है। और इन दोनों कॉलेजों की स्थापना करने का उद्देश्य यही होता है कि ये जो अंग्रेजी जज हैं उनके सलाहकार के रूप में ये धार्मिक शिक्षा दे सकें। ठीक है। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। कर्जन कब भारत आया था? तो आपको ध्यान रखना कर्जन 1889 में भारत आया था। और 1901 में आपको ध्यान रखना है यह शिमला शिक्षा सम्मेलन का भी आयोजन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति आपको ध्यान रखना है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति वर्ष 1902 में की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 ईसा में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन किसके द्वारा किया जाता है?
किया गया था। कंपनी के आज्ञापत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, उसका पुनरावर्तन किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना, मतलब उसकी समीक्षा की जाती थी। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? मैकाले शिक्षा के द्वारा भारत में, ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका, ठीक है, चमड़ी और रंग से हिंदुस्तानी हो, जबकि मानसिक तौर से यानी बोल सकते हैं अंग्रेजी गुलाम हो, ठीक है। इस तरह की मतलब व्यक्ति तैयार करना चाहता था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो, किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों, बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजों के सामने अपनी नाक रगड़ता रहे, यानी, ठीक है, राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो वुड के आदेश पत्र में आपको बताना है कि शिक्षा का माध्यम क्या, ठीक है, निर्धारित किया गया। तो अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं। तो प्राथमिक स्तर पर आपको ध्यान रखना है भारतीय भाषाओं के सपोर्ट कर रहे थे, जबकि आपको ध्यान रखना है उच्च वर्ग की उच्च शिक्षा में ये अंग्रेजी माध्यम बता रहे थे। इस पर समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह दी गई थी। वहीं 154 की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 154 की, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के आपको ध्यान रखना है विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। शिक्षक उपकरण दिए गए, वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और कक्षा शिक्षण दिए गए, और इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि खेल सामग्री, खिलौने, विज्ञान किट, आपको वहीं ध्यान रखना है, लघु, ठीक है, यंत्र किट और श्रव्य उपकरण पुस्तकालय हेतु आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, ठीक है, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, और कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी, शिक्षकों के लिए ब्लैक बोर्ड, ठीक है, आदि की, ठीक है, उपलब्धता कराई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या है। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य की अगर बात करें तो विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन कराना और उपलब्धि प्राप्त कराना, ठीक है, ये उसको उद्देश्य थे। तो अगर बात करें विद्यालय सुलभ कराना, इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्राथमिक विद्यालय, ये विद्यालयों शिक्षा केंद्रों को खोलना। और नामांकन की बात करें 2000 तक 6 से 11 वर्ष वर्ग के आयु के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना था। ये किसका? बेसिक शिक्षा परियोजना का। उपलब्धि प्राप्त करना, 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, 5000 की ग्रामीण क्षेत्र पर, ठीक है। और प्रथम चरण में DPEP के देश के किन राज्यों में लागू की गई? तो आपको ध्यान रखना 42 राज्यों में लागू की गई थी योजना। तो जिनमें, ठीक है, प्रथम चरण में 7 राज्य चयनित किए गए, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। वहीं हम बात करें आपके ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP के क्या उद्देश्य थे? तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना और धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। ECCE शब्द संक्षेप का रूप क्या है इसका? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जिलों एवं विकास खंडों में लागू की गई? 38 जिलों और 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। वहीं हम बात करें आपके, ठीक है, प्रश्न नंबर 160 की, तो NCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, वहीं अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 20 सितंबर 1985 को। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें आपके प्रश्न नंबर 162 की, तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन से तात्पर्य है एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध, ठीक है, बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हम आपके SOPT, ठीक है, तो SOPT, तो ये आपको ध्यान रखना है
SOPT। तो इसकी अगर बात करें तो कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 93-94 में किया गया था। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन कार्यों से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना और विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना। वहीं आपको ध्यान रखना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो इस स्तर के शिक्षा शिशुओं को पढ़ना, लिखना, गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन कराना था। वहीं बात करें हम आपके पृष्ठ नंबर 166 की, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो आपको ध्यान रखना, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नवत उद्देश्य हैं। तो 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। वहीं आपको ध्यान रखना है, 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही थी? तो आपको ध्यान रखना, 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और शिक्षा विद्यालयों और शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। वहीं बात करेंगे हम पेज नंबर 167 की, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें पेज नंबर 168 की, तो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो शासन की कमज़ोर नीति है और राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है, शिक्षकों का अभाव है, अपव्यय व अवरोधन की समस्या ज़्यादा है, आंकड़ों में भिन्नता है और भौगोलिक कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं और शिक्षण का निम्न स्तर है और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बनी है। वहीं पेज नंबर 169 की अगर बात करें तो शिक्षा प्राथमिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में बताना है। तो बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना और विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल देना और वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना और सामुदायिक सहयोग और समानता पर विशेष बल देना, अध्यापक दक्षता में वृद्धि को बढ़ावा देना। वहीं बात करेंगे पेज नंबर 170 की, तो सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं हैं। तो इस विशेषताओं में सफलतापूर्वक जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्य उन्मुखी केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताना है आपको। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध और स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणाम उन्मुखी होंगी। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों की अनुमति प्रदान की गई और इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, पेज नंबर 171 की। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा विद्यालय का घर के निकट होना, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप में कम समय में पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे से छोटे गाँव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक और बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के छात्रों को
दे छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है, ये आपको ध्यान रखना है। समाज के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। तो समाज के प्रमुख कार्य है बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना और उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी हो जाए। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने हैं? तो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना होना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया? तो 1791 में खोला गया था। 1781 में आपको ध्यान रखना। मदरसा, ठीक, कलकत्ता में मदरसा खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना। हेस्टिंग्स के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा ये खोला गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 178 की अगर बात करें तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? तो आपको ध्यान रखना है मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र है तो आपको ध्यान रखना 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1935 को ये प्रस्तुत किया था। और ठीक है 1937 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना 1935 को ये प्रस्तुत किया था। बोर्ड घोषणा पत्र के आधार पर कमीशन ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो आपको ध्यान रखना 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को समन्वय आवश्यक, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये राज्य कल्याण के लिए शिक्षा बताते हैं प्लेटो, ये आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों के लिए। भाई हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? तो मूल अधिकार में निहित है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की? तो आपको ध्यान रखना है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने की। मिशन स्कूलों की 4 विशेषता बतानी। मिशनरी स्कूल होगा यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है मिशनरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता था। मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। SOPT का पूर्ण नाम क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। पी मोस्ट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है पी मोस्ट का मतलब प्रोग्राम, पी मोस्ट सेवारत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम, ठीक है, आपको ध्यान सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताना है। अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, लघु औजार किट, गणित किट और ब्लैक बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक और जोखिम वाले धंधों प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताना है। तो 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करता है। इसमें सुधार कार्यों को व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? आपको ध्यान रखना है। तो यह स्पल समिति के द्वारा की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था? तो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था। NC आपको ध्यान रखना है FTE 2009 क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। और NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस गांव का ग्राम प्रधान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।